आज हमास ने खान यूनिस पे डंके की चोट पे 4 इजरायली शव लौटाए। मैंने आपसे कहा था कि थर्सडे यानी 20 फरवरी को हमास जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यह था कि फर्स्ट फेज जो 19 जनवरी से 2 मार्च तक का है, उसमें 33 इजरायली होस्टेजेस जिंदा या मृत हमास लौटाएगा 6 बैचेस में। उसने अभी तक 19 और 5 थाई मिला दीजिए तो 24, तो ये उसने अभी तक जिंदा होस्टेजेस लौटाए। आज 4 जो मृत होस्टेजेस हैं उनको लौटाया और उससे संख्या 23 हो गई। अगर 23 में 5 ऐड कर लीजिए तो 28 हो गई, और अगर माइनस कर दीजिए तो 23 हो गए। तो मतलब 10 अभी लिविंग होस्टेजेस हमास को और लौटाने हैं 2 मार्च के पहले। और अभी जो सैटरडे यानी परसों 22 फरवरी को 6 इजरायली होस्टेजेस, उन 10 में से हमास उनको रिलीज कर रहा है। मेरे ख्याल से जो अगर 4 थाई इंक्लूड कर लीजिए 5, तो 6 जो लौटाए जाएंगे। तो अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि वो थाइस को इंक्लूड करें कि नहीं, कि ना करें। लेकिन जो 6 लौटाएगा हमास, उससे शायद पहले फेज का पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा 22 फरवरी तक। और 22 फरवरी को कितने फिलिस्तीनी छूटेंगे? अभी तक 1135 छूट चुके हैं 19 इजरायलियों के मुकाबले, मतलब 19 इजरायलियों के बदले। और 22 तारीख को जो होने जा रहा है उसके बदले करीब जो 6 लोग छोड़े जाएंगे इजरायली, उसके बदले 800 से ऊपर 820 करीब फिलिस्तीनी जो स्वतंत्रता सेनानी, उनको कैदी क्यों बार बार कहते थे कि कैसे हम लोग का दिमाग कंडीशन होता है, तो जो स्वतंत्रता सेनानी है फिलिस्तीनी, वो रिलीज किए जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी चीज है। और इसमें देखिए फिर संख्या हो जाएगी करीब 2000 जो फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी पहले फेज में रिलीज हुए। और इसमें जो शनिवार को होने वाला है, इसमें नील बरगूती जैसे लोग हैं जो 45 साल से वो जेल में हैं लगातार। आप सोच सकते हैं मतलब 1980s में, और बल्कि उसके भी पहले, मतलब 1980 में आप समझ लीजिए वो अंदर गए थे। 20 साल वो हो गए, 25 साल इसके, 45 साल हो गए। और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, डॉक्टर हुसाम अबू सैफिया, उनका पता लग गया है। आज उनका वीडियो भी बाहर आया 5 मिनट का, जिसमें उनके हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां थी। संभवतः वो भी 22 फरवरी को छोड़े जाए। लेकिन आज देखिए जो मेन खबर है वो यही है कि जो हमास ने जिस तरीके से मृत इजरायली होस्टेजेस को लौटाया और उसके साथ जो प्रोपेगेंडा उसने बिल्ड किया। अब आप देखिए उनका बैकग्राउंड मैं बताऊं आपको कि जो चार मृत इजरायली होस्टेजेस, उसमें से 3 एक ही फैमिली के थे। यह है बीबस फैमिली। बीबस फैमिली के 4 लोगों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने उठाया था नीर ओज सेटलमेंट से। और नीर ओज जो सेटलमेंट है ये गाजा से लगा हुआ है, जब हमास ने हमला किया था, और करीब 250 जो कैदियों को उठाया था। अब उसमें जो थे यार्दन बीबास हस्बैंड, शीरी बीबास वाइफ, 2 बच्चे, एरियल जो 4 साल का था उस समय, और दूसरा किफिर जो कि कुछ महीनों का था। अब ये 2 बच्चे, एक हस्बैंड एक वाइफ। अब इसमें जो ये वाइफ जो शीरी बेबास थी, ये एक्चुअली इंटेलिजेंस 8200 के लिए काम करती थी। और इसको उठाने का खास पर्पस था। इसका हस्बैंड यार्डन बीबास था। अब क्या है, अब देखिए इसी में यहां पर पूरा पेज है। यार्डन बीबास को 1 फरवरी 2025 को जो समझ लीजिए फोर्थ जो बैच था उसमें रिलीज किया गया यार्डन बीबस को। लेकिन जो शीरी बीबस और जो उसके 2 बच्चे थे, जो 4 साल का एरियल और जो कुछ मैंने कहा किफिर, इन लोगों को नवंबर 2023 में एक बम्बार्डमेंट हुआ था जो इजराइल ने, जो क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर से गाजा का इन्वेजन इजराइल ने शुरू कर दिया। वहीं पर सारे होस्टेजेस थे, कई होस्टेजेस 1 साल में मारे गए। लेकिन ये सबसे पहले जो शीरी बीबास थी और इसके दोनों बच्चे थे, ये नवंबर में मार दिए गए थे। और हमास ने इस बारे में कहा था। लेकिन और यार्डन बीबास ने भी एक पूरा ब्रॉडकास्ट करके इजरायली गवर्नमेंट को कोसा था जनवरी 2024 में। और इसको लेके एक बहुत जद्दोजहद इजरायली समाज में हुई। और आज ये उम्मीद थी कि इजरायली समाज जो है वो उसमें खूब प्रोपेगेंडा होगा कि हमास ने मार दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, और उन लोगों के लिए जो है, क्योंकि आज गुस्से का भी दिन है, मैं ये भी बताऊंगा कल क्या हुआ। और मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, हो सकता है लॉयल हों, आप लोग में कुछ डरपोक पहलू भी हैं।
वो दिखाई पड़ता है। ईरान का जैसे वीडियो मैंने जो परसों फर्स्ट पार्ट डाला था, उसका करीब 5,500 व्यूज गए। आज जो मैंने डाला है अभी तक वो बिल्कुल, मतलब जो पार्ट 2 डाला, अभी पार्ट 3 भी आना है, और उसमें इतनी सारी जानकारियां हैं लेकिन उसके व्यूज नहीं चढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली एक सेक्टेरियन कंसिडरेशन आ रहा है। और आपको पता है मैं शिया ईरान की क्रांतिकारी पहलू की बात कर रहा हूं। कल शाह वलीउल्लाह जो कि सुन्नी क्रांतिकारी हिंदुस्तान में, जो खासतौर पे सुन्नियों में जो बिल्कुल एक बहुत ही बड़े फिगर माने जाते हैं, सबसे बड़े थ्योरेटिशियन, उनकी लाइफ के बारे में कल मैं बात करने जा रहा हूं। और आप ये सोच लीजिए कि मैं तो शिया सुन्नी हिंदू जो भी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं उनको मैं एक साथ लाना चाहता हूं एक ही मंच पे। और ये होके रहेगा, रेजिस्टेंस की ये मांग है, हमास और ईरान एक हो सकता है तो हिंदुस्तान में शाह वलीउल्लाह से लेके और उसके बाद मतलब शाह वलीउल्लाह की बातें यहाँ के शिया क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते, जो खुमैनी साहब का जो खुमैनिज्म की क्रांतिकारी विचारधारा थी उसको सुन्नी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते। करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम नहीं करोगे तो अपनी कम्युनिटी से बाहर कर दिए जाओगे। ऐसा माहौल मंगल पांडे सेना बनाने का वादा रखती है, क्योंकि मंगल पांडे सेना बहादुर शाह जफर सेना भी है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह सेना भी है। इसलिए तुम ये मत समझना कि कोई भी, और जो मैं केवल जो लोग सुन रहे हैं उनको नहीं, उसके अलावा भी लोगों को कह रहा हूं कि ये वार्निंग है सबके लिए। ये चैनल देखिए बंद हो सकता है, नहीं भी बंद हो सकता है, लेकिन हमारी वेबसाइट रहेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा, और कोई चैनल रहे न रहे ऐसे की तहसील में जाए, सबसे अमरीश मिश्रा की तलवार रहेगी, अमरीश मिश्रा के हथियार रहेंगे, और वो जो हथियार हैं, जो राजनीतिक हथियार है, उनके साथ जो हम वार करेंगे। और एक ना एक दिन वार तो करना ही है ना, या तो हम रहेंगे या तुम रहोगे। तो ये जो देखिए पूरी जो एक स्थिति है, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, चाहे वो शिया सुन्नी हिंदू कोई भी हो। जिसने भी रेजिस्टेंस के साथ गद्दारी की है याद रखा जाएगा, जिसने ईरान के साथ गद्दारी की याद रखा जाएगा, जो शाह वलीउल्लाह को नहीं मानता उसको भी याद रखा जाएगा, और उसको भी याद रखा जाएगा जिसने सनातन धर्म की क्रांतिकारी पहलुओं को नहीं माना, उसको भी याद रखा जाएगा। आप सोच लीजिए। अब ये देखिए जो मैं आपसे बता रहा हूं कि जो आज हमास ने अचीव किया, देखिए हमास ने जो आज स्टेज लगाया, एक बड़ा स्टेज लगाया, उस स्टेज में उसने नेतन्याहू की एक फोटो लगाई वैम्पायर की तरह, उसके दांत निकले हैं, और वैम्पायर खा किसको रहा है? अपने ही लोगों को। वो जो शीरी बीबास और उसके 2 बच्चे, और जो एक और लिप्सिट्स फैमिली थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक और 85 साल के जो एक इजरायली थे, वो भी इजरायली बम्बार्डमेंट में मारे गए, लिप्सिट्स फैमिली के थे। उनको भी पूरा एक मतलब उस फोटो में थे, और नेतन्याहू का पूरा चेहरा था वैम्पायर की तरह, वो मेरे थंबनेल में भी आपने देखा होगा। ये जो देखिए पूरी एक स्थिति है, इजराइल कोई कुप्रचार नहीं कर पाया, इजराइल की बोलती बंद थी। नेतन्याहू ने एक सेरेमनी रखी थी, 4 जो डेड इजरायली आ रहे हैं उनको कम से कम उनके शवों को आप सम्मान दीजिए, वो सेरेमनी उसने कैंसिल कर दी, और वहां पर लड़ाई छिड़ी हुई है शिन बेत और वर्सेस नेतन्याहू और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी, उसी में फंसा हुआ है वो। उसके बाद जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, जो एक नाम के एक है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के पास है, जो इजराइल के प्रेसिडेंट हर्जोग है, उन्होंने कहा कि हमारा फेलियर है, हम इन लोगों को जो 4 आज शव लौटाए गए, हमारा फेलियर है, हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और जो इजराइल की चुप्पी आज की है, जो इजराइल मीडिया की चुप्पी है, कोई किसी एक अखबार ने राइट विंग से राइट विंग कोई भी हो, वो बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमास ने मारा। अब आप सोचिए, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। कितनी बड़ी बात है, हमास ने नहीं मारा। पूरा हमास को एक तरह से क्लीन चिट मिल गई। हमास ने कैदियों को नहीं मारा, ये इजरायली बम्बार्डमेंट में मारे गए, क्योंकि सवाल उठता मारे कैसे गए। और अगर हमास ने किया होता तो जो इजरायली प्रोपेगेंडा मशीन हमास को बदनाम करने में, जब जो हमास ने कभी किया नहीं उसको लेके वो इतना आक्रामक होती है, अभी तक ये किया वो किया, हमास ने ये सारी चीजें दुनिया में प्रचारित करने की कोशिश करती है। हालांकि वो प्रचार फेल हो गया। वो क्या इस मौके को जाने देती? वो क्या इस चीज को कभी भी, वो इस चीज को क्या ये भुनाती नहीं, जम के कहती ना। उसने पहले कहा भी था कि हमास ने मारा, लेकिन आज साबित हो गया कि हमास अपने जो उसने किसी भी होस्टेज को, प्रिजनर को नहीं माना है, बल्कि ये नहीं मारा है, बल्कि जो एक और जो एक प्रिजनर, महिला प्रिजनर जो 30 जनवरी जो तीसरे बैच में रिलीज हुई थी, बर्जर, उसका पूरा, वो महिला IDF सोल्जर, उसका पूरा बयान आ जाया है कि कैसे जो हमास की कैप्टिविटी में
उसको जो इजरायली जो फेस्टिवल्स है या जो इजरायली कुछ ऐसे वो होते हैं जिसमें व्रत रखते हैं लोग जो जूडाइज्म में बिलीव करते हैं जूस, तो वो जैसे पासोवर होता है उनके यहाँ कुछ मतलब और 2-3 ऐसे वो है जिसमें खास तरह का खाना ही वो खा सकते हैं, तो उनको वो प्रोवाइड कराया गया। एक ऐसा फास्ट होता है जूस का जिसमें वो ब्रेड नहीं खा सकते, कॉर्न खा सकते, कॉर्न मील। तो वो कॉर्न मील हमास ने प्रोवाइड कराई और ये बात उसने आज कही है। और उसने कहा है कि इन लोगों को गलत समझा गया है, इजरायली समाज इन लोगों को गलत समझ रहा है और इसके चलते क्या हो रहा है इजरायली समाज में फिर जो अभी भी कैप्टिव्स है, क्योंकि देखिए 33 जो हैं और जो 6 छोड़े जाएंगे शनिवार को और उसके बदले फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी छोड़े जाएंगे, तो वो जो फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड फेज में अब हमास बाकी लोगों को लौटाएगा। अभी हमास के पास कई कैदी है और हमास ने कहा है कि अभी हम उनको नहीं लौटाएंगे, तो उनको मतलब जब तक सेकेंड फेज की बात या परमानेंट सीज फायर की बात नहीं हो जाती। अब सवाल यहां पर यह है कि जो लोग हैं जो प्रिजनर हमास के पास, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वार्ड्स हैं, वो पूरा निकल के कह रहे हैं कि किसी भी तरह नेतन्याहू को ये डील कंप्लीट करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण, लगातार जो पहली दिन से जिस दिन जो जबलिया के कमांडर, बेतलहिया के जो कमांडर थे फजलुल्लाह हुसैन, वो पहले प्रिजनर एक्सचेंज में बाहर आए थे, उनको मृत घोषित कर चुका था 6 महीने पहले इजराइल। फिर उसके बाद दूसरे कमांडर मोहजिर, वो जो एक्चुअली प्रकट हुए, उनको भी मृत घोषित कर चुका था इजराइल। आज जो खान यूनिस को जो इजराइल जो ने फरवरी 2024 में कह दिया था कि खान यूनिस की जो पूरी हमास की बटालियंस हैं वो खत्म कर दी गई हैं, वो आज उभर के सामने आ गई और वो खान यूनिस की फोर्सेस थी और वो अपने एक कमांडर का बैनर लिए थे, कमांडर जो बाद में शहीद हुआ। और क्या हुआ था देखिए, इसका थोड़ा आपको बड़ी दिलचस्प, इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प है कि फरवरी 2024 को इजराइल ने हमला शुरू किया, 8 अक्टूबर 2023 को गाजा के अंदर। फरवरी 2024 को खान यूनिस जो कि साउथ गाजा में है, उस पर इजराइल ने अपनी विजय डिक्लेयर कर दी। अब विजय डिक्लेयर कर दी, उसके बाद अप्रैल 2024 में अल जाना का एम्बिश हुआ जिसमें 9 इजरायली सोल्जर मारे गए थे। बहुत बड़ी घटना थी अल जाना की, खान यूनिस में जो हुई थी अप्रैल 2024 में, जब उसने कहा था कि सारी पूरी बटालियन खत्म हो गई। 9 इजरायली सोल्जर मारे गए, 3 मरकवा टैंक उसमें नष्ट हुए थे। और उसकी जो पूरी जो स्टोरी है, वो मेरे जो 2 चैनल बैन हो गए उसमें वो स्टोरी भी लगी हुई है पूरी तरीके से। और वो जो उसके जो कमांडर थे उनकी आज बाकायदा फोटो लेके वो पूरी जो खान यूनिस बटालियन है उसके लोग उसके उसमें उस लड़ाई में शहीद भी हुए थे। अल्जाना की लड़ाई में हमास के फाइटर्स भी शहीद हुए थे, मेरे ख्याल से 3 फाइटर्स शहीद हुए थे, उनकी भी बॉडीज इजराइल उठा लेगी। हाँ, एक चीज़ और बताएं आपको, और ये मतलब विषयांतर नहीं है, ये आपको मैं इससे जुड़ी बात बता रहा हूं कि जो अभी जिस तरीके से हमास ने 4 शवों को लौटाया वो पूरी डिग्निटी के साथ, पूरा हमास के लोग कॉफिन लेके आए, सारी चीजें हुई। इजराइल जो है वो इस तरह की 2000 बॉडीज रखे हुए, कुछ हमास फाइटर्स की, कुछ सिविलियंस को जो उसने मारा, और उनकी जो हालत है, जिस तरह से वो डेड बॉडीज ट्रीट करता है, वो तो कैमरे के सामने है, उनको सबके सामने डेजिग्रेट करके उन पर उनको लात मार के, जूता मार के, ये सारी चीज़ें करके वो इस तरह से फिलिस्तीनियों की डेड बॉडीज ट्रीट करता है। इजराइल का जो देखिए पूरी दुनिया में, कल एक मैं वीडियो देख रहा था, इंग्लैंड के एक प्रमुख सेलिब्रिटी ओवेन जोन्स उनका नाम है, वो एक रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि भाई ये दुनिया में पहली बार है कि एक जेनोसाइड लाइव हमारे सामने चला, हमने हर मिनट उसका देखा, और उसको जो जिन लोगों ने जेनोसाइड किया उन्होंने कबूला। ऐसा नहीं था कि हिटलर ने जो किया हिटलर की मौत के बाद बाहर आया, वो सारी चीजें जैसे हो रही हैं वैसे जो कर रहे थे वो भी कबूल रहे। और उसने ये भी कहा कि ट्रंप ने पूरा कबूला, ट्रंप ने कहा कि डेमोलिशन साइट हो गया है, गाजा में कुछ नहीं रहा, रहने लायक गाजा नहीं है। तो किसने किया? इजराइल ने किया ना। अब ट्रंप ने नहीं कहा, इजराइल ने कहा, मतलब इजराइल ने किया, लेकिन ट्रंप का इशारा तो उसी तरफ था और ट्रंप ने इस बात को कहा। ये सारी बातें ओवेन जोन्स ने पूरे उन्होंने एक एक चीज पढ़ के सुनाई कि ये देखो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है, एक नरसंहार हुआ है सब दुनिया के सामने, और इसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया है।
और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो इस नरसंहार में जो बुद्धिजीवी, जो इस तरह के लोग जिन्होंने इजराइल का साथ दिया है, उनको भी जेल होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो इसमें देखिए बहुत दूर तक ये जाएगी। एक ना एक दिन हिंदुस्तान में सत्ता में लोग आएंगे, या हमारी विचारधारा के हम खुद आएंगे, और फिर हम प्रोसिक्यूट करेंगे। हमको याद है कि आम जो दर्शक है उनको भी जेल होगी। मैं एकदम इसमें कटिबद्ध हूं, और जितने मैंने नाम लिए कंटेंट चोरों का, वो तो जेल जाएंगे जाएंगे, तय बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए कि आप इस यूट्यूब के चैनल के ऐसी की तैसी, आप इसको चलाओ नहीं चलाओ, भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी लाइन पे अडिग हैं, हमारे साथ फॉलोअर्स हमारे हैं बड़ी संख्या में। जिस भी दिन उनको हमने अनलीश कर दिया, उस दिन हिंदुस्तान के जो सत्ताधारी हैं उनका सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये पूरी स्थिति, लेकिन मैं धीरे धीरे चलना चाहता हूं। मैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता हूं कि एक पहले चुनाव को देख लिया जाए, 2027 में उत्तर प्रदेश के हैं, उसके बाद एक पूरी परिस्थितियां जिस तरह की बदलेंगी, और फिर हम लोग पूरा जो एक आइडियोलॉजिकल भूमिका है जो हमको बनानी है। और ये देखिए, हम धीरे धीरे स्टडी सर्कल शुरू कर सकते हैं। हम लोग छोटे शहरों में, बड़े शहरों में इस तरह के मंगल पांडे स्टडी सर्कल्स, या मंगल पांडे अहमदुल्ला शाह स्टडी सर्कल, ऐसे स्टडी सर्कल जो पूरे इस पे आज के संदर्भ में गाजा फिलिस्तीन की बात करते हुए 1857 को ले आए, ईरानियन क्रांति को ले आए, जो मुस्लिम ब्रदरहुड उसको ले आए, शाह वलीउल्लाह को ले आए। इस तरह की पूरी जो है विचार हमारा है। और ये देखिए, मैदान में इसको लेके हम लोग उतरेंगे। और आपको बताएं, जो मैंने बताया था आपको कि जो डॉक्टर अबू हुस्साम साफिया, उनका वीडियो भी सामने आया, और संभवतः देखिए वो शायद 22 फरवरी को छोड़े जाए। इस तरह का प्रेशर पूरी दुनिया से पड़ रहा है। लेकिन उनके साथ टॉर्चर हुआ है। वो कमल अडवान हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, और जब कमल अडवान हॉस्पिटल को जब जबलिया में नरसंहार चल रहा था नॉर्थ गाजा में, तो वहां पर उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, और डॉक्टर अबू को वहां से उठाया गया था। और उसका देखिए प्रूफ भी आ गया। आज इजराइल ने ये वीडियो इसलिए जारी किया, दिखाने के लिए कि वो जिंदा है, क्योंकि इतना प्रेशर पड़ रहा, और संभवतः वो छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, जो एक बड़ी घटना हुई आज, एक मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक इजरायली सेटलर पे फिर से कुल्हाड़ी से हमला हुआ। अभी देखिए, मैंने उसको एक बड़ी न्यूज इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि अभी उसके बारे में वेरिफिकेशन हो रहा है। इजरायली सोर्सेज कह रही हैं कि ये एक दूसरे इजरायली सेटलर ने एक और सेटलर को पता नहीं फिलिस्तीनी समझ के या क्रिश्चियन समझ के अटैक कर दिया। और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस कह रहा है कि अभी हम पता लगा रहे हैं, ये हो सकता है कि एक फिलिस्तीनी ने एक इजरायली सेटलर पे हमला किया, क्योंकि हमला इजरायली सेटलर पे हुआ है, लेकिन किसने किया है वो अभी तक पता नहीं चला है। अलग अलग उसके बारे में वजहदार है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जेरूसलम में ऐसी घटनाएं हो रही है, नाब्लिस में ऐसी घटनाएं हो रही है, जेरिको में हो रही है, हिब्रॉन में हो रही है, पूरे आपके वेस्ट बैंक में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। आज ही देखिए, कम से कम 6 जगह जेनिन में झड़पें हुई। और वो मैंने आपको जो बताया था, जिस तरह से जो लड़के हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, और वो जो पत्थरबाजी एक साथ कर रहे हैं कि वो पहले करीब 50-60 की रैंक होती है वो पत्थर चलाती है, फिर वो ऑर्गेनाइज वे में पीछे हटती, फिर ऑर्गेनाइज वे में वो आगे बढ़ती दूसरी लाइन, इस तरीके, और फिर वो बिखर भी जाती है जब वो चाहे। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में जो पूरा एक मास रेजिस्टेंस वेस्ट बैंक में हो रहा है, ये अलग से इतिहास लिख रहा है। गाजा ने जो इतिहास लिखा आर्म स्ट्रगल का, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड फोर्स हमास द्वारा और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस द्वारा, वो एक बहुत बड़ा ग्लोरियस चैप्टर है, नॉट जस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन बट ऑल्सो इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वहां भी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में इस तरह से नहीं हुआ। लेकिन जो वेस्ट बैंक में हो रहा है वो भी अपने में बहुत यूनिक है, और वो उसमें एक एक करके जो पूरे एक्शन लिए जा रहे हैं। बेत फुरूक की जो लड़ाई हुई, उसके बाद ट्यूबस की जो लड़ाई हुई, जिसमें आज भी देखिए 3 ट्यूबस में 3 फिलिस्तीनी लड़ाके शहीद हुए, और बदले में इजरायली भी कम से कम 6 वहां बुरी तरीके से घायल हुए, और वो देखिए उसमें से 2 की हालत गंभीर है। ये जो पूरी सिचुएशन है, इसके बारे में कोई क्या कहेगा, क्योंकि इसको आप छुपा नहीं सकते बहुत दिनों तक। और ये देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से उभर के सामने आएगी। उसके बाद देखिए, आज जो शवों का हैंडओवर हुआ, उसमें
जो हमास ने प्रोपेगेंडा किया, उसने एक पूरा और लगा रखा था, मेड इन अमेरिका, यानी सारे वेपन्स। उसने कहा कि जो नेतन्याहू वैम्पायर बन गया है, अपने ही लोगों को चबा रहा है, इसके पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका ही उसको हथियार दे रहा है, सब चीजें दे रहा है। उसके बाद देखिए जो उसके बाद एक चैनल 14 जो इजराइल का है, उसके एनालिस्ट तामिर मॉर्ग ने कहा कि हमास ने एक और चीज कही जो लोगों ने नहीं समझा। हमास ने फिर इंडिकेट किया है कि वो 7 अक्टूबर दोबारा कर सकता है, और वो कहां करेगा, गाजा में करेगा कि वेस्ट बैंक में करेगा, ये उसने खुला छोड़ दिया है। ये देखिए, ये इजराइल के खुद के एक जर्नलिस्ट तामिर मॉर्ग उसने कहा। एक और इजराइल के जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी एक मारिव में या उसमें जो दूसरी वल्ला जो वेबसाइट है हिब्रू, उसमें उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से गंदा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और ये सब सोचिए, ऐसी जो है, मतलब वहाँ मिलिट्री रूल लगा है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं, सेना के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। वहाँ इजरायली जर्नलिस्ट कह रहा है कि नेतन्याहू से गंदा आदमी मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा है। इस तरह ये इसने जो पूरे युद्ध को अपना व्यक्तिगत सर्वाइवल का सवाल बना लिया, बस वही कर रहा है जिससे वो व्यक्तिगत सर्वाइव कर सके। ये जो पूरा एक जो अप्रोच नेतन्याहू की है, इसके लिए इजरायली जनता ही उसको एक दिन सजा देगी। इसके बाद देखिए, जो हिजबुल्ला जो लेबनान में हो रहा है, उसमें हिजबुल्ला लगातार जो एक प्रोपेगेंडा इस समय चला रहा है, और जो लेबनीज आर्मी है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और पूरे एक मतलब आप सोचिए कि जो तेहरान की एक फ्लाइट लैंड ने होने दी बेरूत में, आज बेरूत एयरपोर्ट पे एक कुछ महिलाएं, शिया महिलाएं, हिजबुल्ला की सपोर्टर्स, वो शहीद नसरुल्लाह की फोटो ले जा रही थी, उस पर ऑब्जेक्शन हुआ, वहां बवाल हो गया। वहां वो जो महिलाएं हैं, लेबनीज सिटीजन्स थी, वहीं धरने पे बैठ गई, और वहां एयरपोर्ट अथॉरिटीज को झुकना पड़ा। देखिए, लेबनान में दो ही चीजें हैं, या तो लेबनान हिजबुल्ला के रास्ते पे जाएगा, और नहीं तो लेबनान में फिर से वॉर होगी। बिल्कुल सीधी बात है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। और क्योंकि देखिए, क्रांति तभी सफल होती है जब वो एक वॉर के थ्रू गुजरती है। लेबनान में सिविल वॉर हो चुकी है, हिजबुल्ला नहीं इजराइल को भगाया है। हिजबुल्ला नहीं होता तो ये जो वहाँ की जो क्रिश्चियन फोर्सेज है, वहाँ की जो सुन्नी फोर्सेज है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, उनके दम नहीं था कि वो कुछ करें। उन्होंने कोई रेजिस्टेंस फोर्स भी अपनी नहीं बनाई, आपस ही में लड़ते रहे। जी, ये सच्चाई है। मैंने जहाँ हमास भी सुन्नी है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन जहाँ पर सुन्नी नहीं लड़े, जैसे लेबनान में, या मान लीजिए सीरिया में सुन्नियों का एक बड़ा हिस्सा वो गलत रास्ते पे चला गया, तो उसकी आलोचना भी करेंगे। कल शाह वलीउल्लाह जो कि सुन्नी थिंकर्स में दुनिया में मतलब जिनका बड़े नामों में शुमार होता है, उनकी भी मैं कल तारीफ करूंगा और उनके विचारधारा के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये देखिए मेरी शख्सियत है, हर किसी को साथ लेके चलना, और कोई उदारवादी तरीके से नहीं। हर क्रांतिकारी चिंतक को, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, हर क्रांतिकारी चिंतक को साथ लेके चलना। आज देखिए, एक और खबर आई जो कि यूएस ने जो मैनहट्टन, जो इस समय दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी जहां पर है, न्यूयॉर्क का हिस्सा है मैनहट्टन, उसको किस तरह से रेड इंडियन से वहां पर उनको बेवकूफ़ बना के और कम पैसे में उनसे खरीदा था। तो इस तरह से कुछ अमेरिकन क्या ये सोच रहे हैं कि वो गाज़ा को भी इस तरह से खरीद लेंगे। तो उनके बारे में लोगों ने कहा कि गाज़ा में अगर कोई अमेरिकन घुसा कुछ डील करने, या ये कहने कि चलो तुम लोग खाली मत करो, तुम लोग ये पैसा ले लो और इसको लेके जैसे मुआवजा, जैसे हिंदुस्तान में नहीं बहुत सारी ज़मीनें बिकती हैं, कई लोग करोड़पति हो गए जिनकी ज़मीनें हाईवे वगैरह के पास थी, पुराने गांव दिल्ली के आसपास गुड़गांव में। तो वो जो उस तरीके की कोई चीज़, तो आज गाज़ा के लोगों ने कहा कि पैसे की बात होती तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल ने अनाउंस किए थे कि एक भी हमास का फाइटर लाओ, तुमको हम $1 मिलियन देंगे, $2 मिलियन देंगे, $3 मिलियन देंगे। इस तरह के बैनर्स टंगे थे जब इजराइल डेस्परेट हो गया था, अभी नवंबर-दिसंबर 2024 में नॉर्थ गाजा में। और उसमें एक हमास के फाइटर को किसी ने भी मुखबरी करके, मतलब कहीं एक तो कोई होता ना, तुम एक किसी फाइटर को मुखबरी करके तुम लोग सामने नहीं ला पाए, तो ऐसे लोगों को तुम लोग क्या खरीदोगे। उसके बाद देखिए, जो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट हैं जवाद ज़रीफ, उन्होंने कहा कि एक ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ईरान कमज़ोर है, ईरान ये है, ईरान वो है। लेकिन एक बात लोग नहीं समझ रहे हैं, और ना समझे तो अच्छा,
उन्होंने ये भी कहा, ना समझे तो अच्छा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फॉर रिकॉर्ड कि अभी जो रशिया ने ईरान आके उसने इतनी बड़ी ट्रीटी की, ईरान लगातार अपने हथियार दिखा रहा है और हथियारों में जो प्रिसिशन है, इस पे मैं जो थर्ड पार्ट जो ईरानियन जो ईरान की क्रांति पे जो मेरा तीसरा पार्ट और संभवतः परसों आएगा, कल मैं कोशिश करूंगा, कल नहीं आ पाया तो मैं परसों या 23 को उसको मैं जारी करूंगा। वो जो पूरा है उसमें आप देखिएगा कि अद्भुत कुछ चीजें, ईरान जो कुछ कर रहा है उसमें वाकई दैवी शक्ति है। हमास के साथ दैवी शक्ति है, ईरान के साथ इस समय इन दोनों के साथ, और हिजबुल्लाह के साथ, यमन के साथ। तो ये जो 3-4 फोर्सेस हैं इनके साथ दैवी शक्ति है। और हमास का मैं ईरान का तो मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो हथियार बनाए हैं, वो जब हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनका एक अलग ही रंग हो जा रहा है। ये देखिए सबके साथ नहीं होता, ये वियतनाम में ऐसे ही हुआ था कि वियतनाम में ये स्थिति थी जब अमेरिका जैसी सुपर पावर से वियतनाम जो अमेरिकन सोल्जर्स लड़ने जाते थे वो वियतनाम को पहचान नहीं सकते थे मैप में, ये हालत थी। उनको यही नहीं पता था आधे से ज्यादा को क्यों लड़ने जा रहे हैं, उनको बस भेज दिया गया। उस वियतनाम ने किसानों का देश, जिसके बारे में कभी किसी ने सुना नहीं था, उन किसानों ने, और नाटे नाटे छोटे छोटे किसान, और वो भारी भरकम अमेरिकन सोल्जर्स, उनको 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स को मार गिराया और वहां से मार मार के भगाया। वो उनके साथ अगर स्पिरिचुअल पावर नहीं थी तो फिर क्या थी? तो ये जो देखिए बात है कि वियतनाम में जो हुआ, अभी जो ईरान में हो रहा है, स्पिरिचुअल पावर जीतती है, जो आध्यात्मिक ताकत है वो जीतती है, क्योंकि आध्यात्मिक ताकत मटीरियल फोर्स को भी एक तरह से अपने हिसाब से बना लेती है। तो ये जो पूरी एक जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है हर लड़ाई में, ईरान की भी क्रांति में, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जो तीसरा जो पार्ट है उसके बारे में आपको और प्रूफ करूंगा कि ईरान अभी तक जो बचा हुआ है उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। ईरान की क्रांति तो हो गई, तो उसके बाद इराक से हमला करवाया, उसके बाद 90s में हर तरह से कोशिश हुई कि ईरान खत्म हो जाए, लेकिन ईरान खत्म नहीं हुआ। और जैसे चाइना के साथ कोशिश आज तक जारी है कि चाइना खत्म हो जाए, लेकिन चाइना खत्म नहीं हो रहा है और मजबूत हो रहा है। अमेरिका का इस्तेमाल करके अमेरिका के खिलाफ युद्ध का एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा है, और अमेरिका को एक दिन वो पटखनी देगा। ये जो देखिए पूरी एक सिचुएशन है, जो पूरी एक विश्व की सिचुएशन है, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो कम से कम आज, जैसे मान लीजिए 2 इजरायली शिशु जो मारे गए इजरायली फायर में, उनके शव को भी हमास ने लौटाया। उसके साथ हमास ने एक लिस्ट ये भी जारी की कि 17,000 फिलिस्तीनी बच्चे इजराइल ने मारे, और वो कह के मारे इजराइल। और इजराइल तो ये कह देता है कि वो सब हमास के थे, वो सब हमास के ही लोग थे, या हमास को छुपा रहे थे। बच्चे 6-6 महीने के, 4-4 महीने के, वो 4 साल की हिंद रजब, वो सब जो है वो हमास की वो थी, सिंपैथाइजर्स थी। अब ये जो बदतमीजी, अब बताइए मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मुझे, जो मैंने शुरू में कहा, गुस्सा नहीं आएगा मुझे उन लोगों पे जो ईरान, आप लोग एक्स्ट्रा टाइम निकाल के देखो, मुझे नहीं, जब मैं अपना इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। अभी जो 17,000 बच्चे मारे गए हैं उनको लेके हमास एक बड़ा अभियान चला रहा है। उनको लेके पूरी दुनिया में हमास के जो सेल्स हैं, अलग अलग देशों में, छोटे से छोटे देश में, वहां पर हमास के सेल्स एक्टिव हैं, और वो उन बच्चों की जो हत्याएं हुई हैं उनको वो आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। उस पर कुछ छोटी फिल्में भी बन रही हैं, उस पर कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स भी हो रहे हैं। भारत में तो लोगों को शर्म है नहीं, चाहे वो कोई भी हो, जब तक उनको डांटा नहीं जाता है, अब क्या मैं और क्या कहूँ, जब तक वो तब तक तो वो खुद अपना इनिशिएटिव कुछ लेते नहीं है, कुछ समझते नहीं है। अब हम ही लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा और हम लोग उतरेंगे। भाई अगर यही चीज़, ये एक हमारे भगवान का आदेश है तो हम ये चीज़ करेंगे। क्योंकि देखिए भगवान चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भगवान जो है वो रेजिस्टेंस के साथ है, सीधी बात है। वो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में वो न्याय के साथ है। ये भगवान कृष्ण गीता में कह चुके हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये पूरा एक जो आज का ये राउंड अप था, ये आपके सामने है। इसके बाद देखिए, मैं कल शाह वलीउल्लाह साहब की 322 उनकी बर्थ एनिवर्सरी, 1703 को उनकी पैदाइश थी। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब
307 वो, और ये 15 कितना हो गया, 1703, 1803, 1903, 2003, 30 साल, 37, 10, 47 और 47 और 5, 350 सेकेंड, 320 सेकेंड, 350 सेकेंड शाह वलीउल्लाह साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। बहुत मुबारक मौका है और इसको लेके हम लोग कल कोई ना कोई स्पेशल वीडियो बनाएंगे। मेरे कुछ चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे, मिल्लत टाइम्स में भी इंटरव्यू आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।